नमस्कार, हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी बाजार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हम बातचीत करेंगे NH24 का। आपको बता दें कि वहां के इलाकों का, इस इलाके में कितने ही बिल्डर्स की मिनी टाउनशिप बसाई है, इन इलाकों में कितनी बसावट हो चुकी है, फ्लैट्स के रेट्स क्या हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और रहने के लिहाज से ये इलाका आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। ये है गाजियाबाद का राष्ट्रीय राजमार्ग NH24। NH24 और NH58 की वजह से ही गाजियाबाद शहर की पहचान हॉट रियल्टी स्पॉट के रूप में बन गई है और जहां रियल्टी सेक्टर का नाम आता हो वहां हाईवे की बात आना लाजमी है। दरअसल इन दिनों NH24 के स्ट्रेच पर लोगों का ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स की भरमार है। बड़े प्रोजेक्ट्स के रूप में क्रॉसिंग रिपब्लिक, वेब सिटी, गोल्फ लिंक, अंतरिक्ष संस्कृति, एपेक्स, कॉर्डिनिया, पंचशील ग्रुप, सेवियर, कैसेन ग्रुप, वेब ग्रुप, आम्रपाली विलेज और गॉडसंस व सुपरटेक सारे होम्स जैसे ग्रुप्स के नाम लिए जा सकते हैं। 2009 में लॉन्च हुआ था यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बनने, तब के और अब में बहुत डिफरेंस आ गया जी। यहाँ पे स्कूल आ गया है आपका और इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सप्लाई है। बट ये आप मान के चलिए कि अगले 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ होंगी जो कि नोएडा एक्सटेंशन, जो आम आप कह लीजिए दिल्ली NCR में सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। NH24 के आसपास के जो इलाके साल 2000 तक पिछड़े और बेकार समझे जाते थे, आज वे ही डिमांड में हैं। वैशाली तक मेट्रो के जाने से भी काफी बदलाव आया है। नेशनल हाईवे 24 के साथ बसे इलाके दिल्ली के नजदीक होने के कारण तेजी से रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शन के रूप में उभरे हैं। मेट्रो रेल और आनंद विहार में रेल जंक्शन बनने से इसमें और तेजी आई है। गाजीपुर चौक और NH24 से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का मोहन नगर चौक पर बनना और राजनगर एक्सटेंशन को NH58 को जोड़ने वाले लिंक रोड के बनने से खरीदारों का इस इलाके की ओर खासा झुकाव हुआ है। NCR के मुकाबले NH24 के साथ नए बने इलाकों में अभी फ्लैटों के रेट सभी आपके बजट में है और रिहायशी के लिहाज से इन दिनों लोगों का बढ़ता रुझान रियल एस्टेट कारोबार को बहुत ही तेजी से फैलने में मदद कर रहा है। बिजनेस डेस्क से सुदर्शन न्यूज के लिए नमित त्यागी और मनु लखोत्रा की रिपोर्ट। चलिए, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि NH24 पर किस तरह से आप अपने बजट में बेहतर चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि NH24 के आसपास जितने भी बिल्डर्स हैं, उनकी फ्लैट्स जो सुविधाएं आपको दी जाएंगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। एक बड़ा पैनल इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको बता दें, सेवियर ग्रुप के डायरेक्टर हैं संजय रस्तोगी जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारामाउंट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अश्विनी प्रकाश। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र सोनी है प्रॉपर्टी बाजार के एक्सपर्ट। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे बिजनेस एडिटर सुदर्शन न्यूज के रॉय तपन भारती जी हैं। तपन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी संजय जी, NH24 को अगर हम आशियाने के लिहाज से परफेक्ट बताने की कोशिश करें तो आप इसे कहाँ पाते हैं? NH24 वाकई में एक बहुत ही रेजिडेंशियल हब की तरह से उभरा है और पिछले 3-4 सालों में तो रिमार्केबल चेंजेस आए हैं इसमें जी। कि अगर हम देखते हैं कि वेव सिटी जैसी टाउनशिप वहाँ पर डेवलप हो रही है, क्रॉसिंग रिपब्लिक जो कि फर्स्ट टाउनशिप थी जहाँ पर 7 से 8 बिल्डर्स ने डेवलप करके एक मेगा सिटी डेवलप किया है। ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार फैमिलीज भी वहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं। कमर्शियल हब वहाँ पर बन रहा है, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस डेवलप हुए हैं। तो हर लिहाज से, अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से और प्लस कनेक्टिविटी के हिसाब से दोनों तरफ से NH24 एक बेटर ऑप्शन है। चलिए, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और कनेक्टिविटी के हिसाब से भी देखा जाए तो NH24 आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। आपको बता दें कि हर बार हम प्रॉपर्टी बाजार में आपके हिसाब से चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छा आशियाना हो जहां वो अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सके। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन न्यूज़ के प्रॉपर्टी बाजार कार्यक्रम के जरिए हम आपको ऑप्शन देते हैं कि कैसे आप कम बजट में बेहतर चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास आना चाहूंगी अश्विनी जी, अगर NH24 की बात की जाए तो बहुत से बिल्डर्स के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और फ्लैट्स की जो रेट्स चल रहे हैं उसे देखकर कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है लोगों के लिए, और कनेक्टिविटी के माध्यम से आप क्या सजेशन देंगे अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो एक
उसका तरीका है कि आप पैसा अपना किस तरह से लगाएंगे। जहाँ तक NH24 की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ अपने रहने के लिए ही बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और प्रॉपर्टी भी अच्छी रेंज में और अच्छे नंबर्स में यहाँ अवेलेबल है। और यानी कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शन बेहतर है NH24। हाँ, नेचुरली इन्वेस्ट आप कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न ये प्रॉपर्टी आपको ज़रूर देगी, जो भी NH24 पे, क्योंकि आगे आने वाले समय में दिन पर दिन इसमें बढ़ोतरी ही होनी है, फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी और प्रॉपर्टी की कीमतों के हिसाब से। चलिए, तो इन्वेस्ट किया जा सकता है, खासतौर से जो इन्वेस्टमेंट के जरिए यहाँ पर चीज़ों को परफेक्ट पाना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है NH24। आपके पास आना चाहूँगी सोनी साहब, आपने तमाम प्रॉपर्टी पर अपनी नज़र बनाए रखी है, NH24 पर आप क्या पाते हैं? मैं समझता हूँ NH24 का और क्रॉसिंग का प्राइस जो है आज पूरे NCR में सबसे कम है और एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शहर ने आगे बढ़ना है, NCR ने आगे बढ़ना है, उसके लिए NH24 और क्रॉसिंग दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। और अफोर्डेबल हाउसेस, स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसेस की बात करते हैं तो दे आर द बेस्ट ऑफ चॉइस। यानी कि हर लिहाज से बेहतर कहा जा सकता है NH24। तपन जी, आपके पास आना चाहूँगी, आपने NH24 पर जाकर चीज़ों को समझा है, वहाँ के माहौल को देखा है, तमाम लोगों से बातचीत की है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से तैयार किया है। आप क्या पाते हैं NH24 पर? अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर कोई अपना आशियाना खरीदना चाहता है और अगर इस वक्त रेडी टू मूव उसे घर चाहिए होता है तो कितनी जल्दी वो यहाँ पर मूव कर सकता है घर के लिए? NH24 नोएडा और गाजियाबाद दोनों जिलों के बीच में एक हाईवे है जो हापुड़ होते हुए आगे के मुरादाबाद की ओर चला जाता है। इस हाईवे के किनारे इतनी कॉलोनियां बस चुकी हैं और आगे भी बसने की संभावना है। जैसे हम उदाहरण के लिए, जैसे आपने अभी क्रॉसिंग रिपब्लिक का जिक्र किया, इसके अलावा एक सिद्धार्थ विहार नाम की भी कॉलोनी वहाँ पर डेवलप हो रही है, इससे भी आगे कई कॉलोनियां बस रही हैं। तो एफोर्डेबल तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के फ्लैट वहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन 2 चीज़ें मैं बताऊंगा निवेशकों को जो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार सत्ता संभालने वाली है, हम समझते हैं कि जो प्रपोजल है उस पर ज़्यादा जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत है। पहली डिमांड है कि NH24 को चौड़ी किया जाए, इसको कम से कम 8 लेन या 10 लेन का बनाया जाए। जो 300 से लेकर 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे पास कर रखा है, यूपी सरकार भी सपोर्ट कर रही है। न जाने क्या कारण है कि इसमें देरी पर देरी हो रही है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हाईवे में लोगों का जाम में फंसने पर टाइम बर्बाद होता है। दूसरी डिमांड है कि मेट्रो को पहुंचाया जाए, लाल कुआं तक पहुंचाया जाए, कम से कम फिलहाल तो सेक्टर 62 और इंदिरापुरम के बॉर्डर तक पहुंचाने की जो डिमांड है इसमें कोई दिक्कत नहीं, DMRC भी एग्री है। तो ये 2 चीज़ों की मांग पूरी हो जाए। और तीसरी बात है कि बिजली की सप्लाई को लेकर लोग नाराज बहुत हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि फ्लैट में, अपार्टमेंट में बिजली सप्लाई की वैकल्पिक इंतजाम में वहाँ जनरेटर अवेलेबल है, इसीलिए लोग फ्लैट में भाग रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट मकानों में बहुत दिक्कत है। तो यूपी सरकार पावर सप्लाई 24 घंटे बहाल। चलिए, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने कही है कि किस तरह से NH24 को और ज़्यादा परफेक्ट किया जा सकता है। और अगर ये चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं तो कनेक्टिविटी के माध्यम से, अफोर्डेबल के माध्यम से ये दोनों ही ऑप्शन बेहतर होंगे लोगों के लिए जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। NH24 के साथ सटे इलाके क्रॉसिंग रिपब्लिक में किस तरह की सुविधाएं हैं, ये जानने के लिए इसी इलाके में बने पंचशील अपार्टमेंट के डायरेक्टर अनुज चौधरी से हमारी संवाददाता मनु लखोत्रा ने खास बातचीत की। सुनते हैं। गाजियाबाद इलाके के NH24 इलाके के किनारे बसे क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में इस वक्त मैं खड़ी हूँ और इस इलाके में किस तरह की सुविधाएं हैं इस पर मैं बातचीत करूंगी अनुज चौधरी जी से। आप बताइए कि इस इलाके में किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक क्रॉसिंग रिपब्लिक की बात है, ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के रूप में विकसित किया गया है और एक पूरी तरीके से एक लाइफस्टाइल टाउनशिप के रूप में हम इसे लेके चले हैं। जैसे काफ़ी सारे बिल्डर्स ने मिलकर इस इलाके को बसाया है, आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं आपने दी हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, जैसे आप भी जानते हैं कि ये 7 बिल्डरों का मिलके एक जो प्रोजेक्ट है, 7 लोगों ने इसको मिलके स्टार्ट किया था एक साथ में, और इसमें हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं अपने काम को लेके कि जो काम हमने लोगों से वादे किए थे वो हमने काफ़ी हद तक पूरे किए हैं। जैसे कि पंचशील ग्रुप के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आपके यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, बस भी गए हैं जो कि, तो आपने क्या एक्स्ट्रा सुविधाएं जो दी हैं? देखिए, एक्स्ट्रा सुविधा के नाम पे लोग कई बार ये सवाल उठता है कि एक्स्ट्रा सुविधा में क्या आता है। बेसिकली जो बेसिक नीड होती है लोगों, क्योंकि ये सब बजट हाउसिंग, नॉट से लग्जरी कॉन्सेप्ट,
तो बजट हाउसिंग के अंदर जितने भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने सारी की सारी इसके अंदर प्रोवाइड कराई है। जैसे अगर आप ज़रूरत की चीज़ें देखें, क्लब है, स्विमिंग पूल है, और इसके अलावा पार्किंग की सुविधा है, मार्केट कॉन्सेप्ट मार्केट हैं, वो सारी चीज़ें हमने दी हैं इसके अंदर। और गोल्फ कोर्स का इलाका यहाँ पर आपने ये भी दे रखा है, कितने एकड़ में है? देखिए, ये टोटल जो प्लान था ये हम लोगों का 11 होल का प्लान है इसके अंदर में। इसमें से काफ़ी पूरा हो चुका है, कम कुछ पूरा होना बाकी है। तो और आप बताइए कि यहाँ की स्वास्थ्य को लेकर, तो हॉस्पिटल्स को लेकर और स्कूल्स को लेकर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी वैसे देखेंगे तो यहाँ से इसकी विक्रिटी में देखें, यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं शहर के अंदर। जैसे कोलंबिया एशिया लें, यशोदा हॉस्पिटल लें, या आपका सर्वोदय हॉस्पिटल है, जो कि गाजियाबाद के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा क्रॉसिंग के अंदर भी हमने इसके लिए प्लॉट्स का प्रोविज़न रखा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ अनुज चौधरी जी, पंचशील ग्रुप के डायरेक्टर, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर क्रॉसिंग रिपब्लिक में जनता को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और इस इलाके में क्या नया बनने वाला है। स्कूल की, हॉस्पिटल्स की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में हमने बातचीत की। आगे भी काफ़ी जल्दी ही इलाका और भी ज़्यादा बस जाएगा और भी सुविधाएं यहाँ आ जाएंगी। कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ नमित त्यागी और मनु लिखोत्रा, दर्शन न्यूज़, गाजियाबाद। चलिए, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो बहुत सी सुविधाएं हैं जो 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में आपको नज़र आती हैं, लेकिन सभी चाहते हैं कि आपके जहां पर घर हो उसके पास ही आपको सारी सुविधाएं मिले। इन सुविधाओं के लिए प्रॉपर्टी में किस तरह से जो प्रॉपर्टी बाजार के लोग हैं वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों की ज़्यादा मांग है और शेयर मार्केट का भी क्या असर देखने को मिलता है प्रॉपर्टी पर, इस पर भी चर्चा करते हैं। आपके पास आना चाहूँगी संजय साहब। अगर बात की जाए तो जैसा कि मनु ने अभी सवाल किया था अनुज से, साफ तौर पर यही सवाल था कि लोग चाहते हैं कि जहां उनका आशियाना हो, नज़दीक में सारी सुविधाएं मिले, चाहे कनेक्टिविटी के माध्यम से हो, हॉस्पिटल के माध्यम से हो, स्कूल के माध्यम से हो। अभी लेकिन इस एरिया को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें डेवलप होने में टाइम लगेंगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, गाजियाबाद, स्पेशली गाजियाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं बनाया जाता और डेवलपर पहले आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बनता है। वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद की बात करता हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस लिहाज से फार बेटर है। और निवेशक की बात है, ये आज समझ लीजिए कि इस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, स्पेशली ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स खरीदने के लिए ये बेस्ट टाइम है। बेचने के लिए बिल्कुल ठीक टाइम नहीं है और खरीदने के लिए ये बेस्ट टाइम है। हो सकता है ये दोबारा प्राइस कभी ना आए। बेचने के लिए सही टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं, अपना आशियाना लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। संजय जी, आपके पास आना चाहूँगी। NH24 पर कुछ चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होती हैं तो ये एरिया चाहे बिल्डर्स हों और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। क्या चीज़ें यहाँ पर बेहतर होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को तब्दील करना चाहिए, बिल्डर्स को किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक रियल एस्टेट को हमने स्टडी किया है या हमारे ग्रुप ने स्टडी किया है, तो उस पर मेरा एक बहुत ही साधारण सा विचार है। ये एक कॉम्बिनेशन है अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट और बिल्डर डेवलपर के तालमेल का एक रूप है। जैसे कि अथॉरिटी को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, या मेरा मानना इस चीज़ में ये भी है कि टाउन प्लानिंग, आप किसी भी एक टाउन को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट या IT सेक्टर्स या इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस लिहाजा में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है, रोड्स की कनेक्टिविटी कैसी है। तीसरा आ जाता है आपको जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये चीज़ें मुहैया कराई जाएं या इनके लिए एटलीस्ट मार्किंग की जाए प्रॉपरली। इन चीज़ों को मुहैया कराने के लिए किसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्डर्स को क्या थोड़ी बहुत फैसिलिटी प्रदान करनी चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्या? ऑब्वियसली अगर हम जहाँ तक जैसे बीइंग ए पार्टनर ऑफ क्रॉसिंग रिपब्लिक, हम लोगों ने एक टाउनशिप डेवलप किया है जिसमें कि 50% ऑफ द पोर्शन इज रेजिडेंशियल जोन, 10% जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है, 5% जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए ही है, जैसे कि नर्सिंग होम्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए और स्कूल्स हो गए। तो इस तरह से जैसे एक बिल्डर डेवलप करता है एक टाउनशिप को, उसी एज ए होल GDA को या मे बी कंसर्न अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपने एक ताजमहल तो बना लिया पर उसके आसपास उस पर जाने का रास्ता बड़ा ही छोटा है या वो इतना साफ सुथरा नहीं है, उससे हाँ जी। चलिए, आपके पास आना चाहूँगी अश्विनी जी। अगर बात की जाए आने वाली सरकार, 26 मई के बाद नई सरकार बनने जा रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कितनी उम्मीद है आपको? क्या लगता है कि रियलिटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाली सरकार से, और आप लोगों की क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, रियलिटी सेक्टर
मोदी सरकार को लेकर के बहुत आशावान हैं। मोदी जी ने खुद अपने वक्तव्यों में और अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि 100 नए शहरों की स्थापना होने जा रही है जी। तो इससे बड़ी बात रियल एस्टेट के लिए और कुछ हो नहीं सकती। जब 100 नए शहर बनेंगे तो रियल एस्टेट अपने आप आगे बढ़ेगा। यहाँ ये एक चीज़ मैं और रखने देना चाहता हूँ नए सरकार के परिप्रेक्ष्य में कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो भारत की जीडीपी में 6% के करीब अपना कंट्रीब्यूशन देता है। हम सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमारा ऐसा सेक्टर है, ये एक ब्यूटी है रियल एस्टेट की कि अगर हम एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो बाकी का बाजार और इकोनॉमी जो है कम से कम 10 पॉइंट आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम कंट्रैक्टर को काम देते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काम देते हैं, तो वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस सेक्टर का दुर्भाग्य बहुत समय से ये रहा है कि हम एक इंडस्ट्री के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, जिसका अभी तक स्टेटस सरकार से हमें नहीं मिल पाया है और जिसके लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि आने वाली सरकार से उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में रियल्टी सेक्टर एक इंडस्ट्री के रूप में नजर आए? हाँ, इंडस्ट्री के रूप में नजर आएगा तो निश्चित रूप से हमें वो सुविधाएं मिलने लगेंगी जिसके लिए हम आज तरसते हैं। और जब हमको वो सुविधाएं मिलने लगेंगी तो नेचुरली वो ग्राहकों पे और बाजार में उसका असर आएगा और वो ग्राहकों को ही पास ऑन की जाएंगी। चलिए, आपका ये मानना है कि खासतौर से अगर रियल्टी सेक्टर की बात की जाए, सरकार इस पर मेहरबानियां करती है, सरकार की अगर नज़र पड़ती है तो ये इंडस्ट्री की तरह डेवलप हो सकता है। अगर रियल्टी सेक्टर बेहतर होता है तो ये बिल्डर्स के लिए भी फायदे का सौदा होगा और ग्राहकों के लिए भी फायदे का सौदा होगा। तपन जी, आपके पास आना चाहूँगी। आने वाली सरकार से रियल्टी सेक्टर को बहुत सी उम्मीदें, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो पूरा करना चाहिए सरकार को और इसका इफेक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा? मोदी सरकार के आने से मार्केट में सेंटिमेंट बदला है और बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है और यही कारण है कि हमने देखा है कि एक हफ्ते में रियल्टी कंपनियों के जो शेयर भाव हैं वो चढ़ गए हैं। इससे पहले वो शेयर नीचे जा रहे थे तो लोगों को उम्मीदें, निवेशकों को विश्वास हुआ है कि रियल्टी कंपनियों का मुनाफा बढ़ने वाला है। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि गुजरात में जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और जो मौजूदा मुख्यमंत्री आनंदीबेन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छा काम किया, तो वो सेंटर में भी वो दिखाई पड़ेगा। अब इनकी डिमांड है कि सर्विस टैक्स जो 3% से भी ऊपर लिया जाता है, उसके कारण फ्लैट ओनर्स के ऊपर दबाव बढ़ता है, चौतरफा दबाव बनता है। तो इतना दबाव मत डालो कि वो टूट जाए। उसे बैंक का लोन पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे फ्लैट की जो कीमत है वो अदा करनी पड़ती है और सर्विस टैक्स, उसके बाद रजिस्ट्री का और तमाम तरह के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। तपन जी, एक खर्चा और है जी, 1% TDS और कटने लगा है 50 लाख की प्रॉपर्टी से ऊपर जब आप रजिस्ट्री कराएंगे। हाँ, 50 लाख से ऊपर पर 1% और उससे कम में शायद आज के समय में कोई प्रॉपर्टी तो आती नहीं। सारे जो पहलू हैं इन पर सरकार को विचार करने की जरूरत है कि कितना बोझ डालेंगे। अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो सब जगह इसका लाभ हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सरिया इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री इससे चल रही है। तो आप इसको बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे, आर्थिक तरक्की धीमी हो जाएगी। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार अगर कुछ चीजों को ध्यान रखती है तो बिल्डर्स को भी इससे फायदा होगा और विकसित होगा देश, और ज्यादा चीजें, आर्थिक जो स्थिति है वो और ज्यादा बेहतर होगी और ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा होगा। प्रॉपर्टी बाजार के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर आप इन्वेस्ट करें जहां आपको फायदा हो और इस वक्त फायदे के लिए क्या जरूरी है, कौन सा ऐसा माहौल है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके बजट में आपको एक बेहतर आशियाना मिलेगा। NH24 को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे और इस एरिया पर नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी बाजार में। आज हम बात NH24 की कर रहे हैं। NH24 पर एक और इलाके में काफी बसावट हो चुकी है और वो इलाका है सारे होम्स अपार्टमेंट्स। इस इलाके में रहने वाले लोगों की राय ली हमारे संवाददाता नवनीत त्यागी ने।
मैं मौजूद हूँ NH24 से सटे जो यहाँ पर ग्रुप है, सारे होम जो यहाँ पर ग्रुप है वो अपने प्रोजेक्ट बना रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, अंदर लोगों की बसावट हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा आबादी यहाँ पर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पे आबादी बढ़ेगी। 2 बसेज इन्होंने आउट की गई हैं, सुबह से लेकर शाम तक चक्कर लगाती रहती हैं। जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं उनको आसपास छोड़ने जाती हैं। हमारे पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे सीधे आखिर यहाँ की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं उनसे वो संतुष्ट है नहीं। हम सीधा महिला के पास चलेंगे। पहले ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, क्या यहाँ की अहम फैसिलिटी है जो और प्रोजेक्ट आपको नहीं दे सकते थे? यहाँ पे लेडीज़ की सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अननेसेसरली कोई भी एंटर नहीं कर सकता, इवन अगर रिलेटिव्स भी हो या अननोन पर्सन हो, सबको अपना आइडेंटिफिकेशन देके और क्लियरेंस लेके ही अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर हम किस हिसाब से देखें, महिलाओं को कितनी सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाती है? यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर हम पुलिस की बात करें तो आसपास किस थाने के अंदर ये एरिया आता है और जो आसपास पुलिस चौकी है वो कहाँ पर है? बेसिकली जो पुलिस थाना यहाँ पे कविनगर के अंडर में आता है, कविनगर और लाल कुआं जो पुलिस चौकी है। अगर हम स्कूल की बात करें तो आसपास कितने स्कूल हैं, बच्चों को कितनी दूर जाना पड़ता है अपने एजुकेशन के लिए? चलो यहाँ पे क्या है कि 5 किलोमीटर दूरी पे ही गोकुल स्कूल का है, रियान पब्लिक है, DPS का भी है और बसें आती रहती हैं, यहाँ से पिकअप एंड ड्रॉप होता रहता है। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर प्ले ग्राउंड भी बनाए गए हैं, बहुत बड़े प्ले ग्राउंड बना रखे हैं। ऐसे प्ले ग्राउंड तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे प्ले ग्राउंड बना रखे हैं और हर एक फैसिलिटी दे रखी है बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं ये कि आपके रहने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर का जो एरिया है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया गया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ की आबादी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हमने बातचीत की, जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो चुकी हैं। हालांकि अभी जो ये इलाका है वो अभी तक पूरी तरीके से बसा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि यहाँ की आबादी कितनी बढ़ेगी। कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, गाजियाबाद। चलिए, तो NH24 की अगर बात की जाए तो कई ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं जहां पर बसावट देखने को मिली है। लोग बिल्डर्स की फैसिलिटी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो बिल्डर्स उन्हें फैसिलिटी दे रहे हैं उससे वो संतुष्ट हैं। आपके पास आना चाहूँगी अश्विनी जी, एक सवाल मेरे मन में खटक रहा है बहुत देर से। आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर रियल सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाता है तो बहुत सी चीज़ें प्रभावित होंगी। आखिर इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाने से किन किन चीज़ों पर इफेक्ट देखने को मिलेगा और क्यों मिलना चाहिए आपको? सबसे पहले तो इंडस्ट्री का दर्जा अगर हमें मिलता है तो हमारी फंडिंग जो है, चाहे वो प्रोजेक्ट फंडिंग है या हाउसिंग लोन है, दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। इस समय दोनों में ही बहुत समय लगता है क्योंकि हमें इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से फंडिंग अभी हमें मिलती है, समय के साथ साथ उस पर ब्याज दरें बहुत अधिक हैं जो इंडस्ट्री को सूट नहीं करती हैं और उसी की वजह से जो है प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ कहीं उसकी कीमत पर भी इफ़ेक्ट आता है। जी, चलिए सोनी साहब, आपके पास इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभावित होंगी और बिल्डर्स के लिए भी फ़ायदा होगा, ग्राहकों के लिए भी फ़ायदा होगा और बैंक जो है उसकी भूमिका यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये माना जा सकता है। डेफिनेटली इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ेगा और उसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि बिल्डर्स को आज उसके प्रोजेक्ट की डिलीवरी इन टाइम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये फंडिंग पे ही रिलेटेड है। जब बिल्डर की डिलीवरी इन टाइम नहीं होती तो वो बिल्डर को भी वो बहुत परेशानी होती है, उसको बहुत कॉस्ट इफेक्ट होता है और बायर के लिए भी बहुत परेशानी होती है। उसने 3 साल की प्लानिंग की होती है, उसको 5 साल में घर मिलता है। तो ये सब चीज़ें बैंकिंग और फंडिंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। चलिए तपन जी, आपके पास आना चाहूँगी। इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि अगर रियलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाता है तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। आप एक्सपर्ट के जरिए क्या मानते हैं इससे, अगर ये चीज़ें होती हैं तो आने वाले वक्त में? इंडस्ट्री का दर्जा तो मिलना चाहिए, बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। असल में कुछ चीज़ें हमें चीन से सबक लेना चाहिए। चीन ने जिस तरह से शहरों को बसाया है, थोड़ी कल्पना हमें नई सरकार में, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे अश्विनी जी की, 100 शहर बसाने का वायदा किया है, तो वो बड़े प्लान ढंग से शहर बसाते हैं। उस प्लान ढंग के शहर में हम ग्रेटर नोएडा का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हाईवे और सड़कें बनी है उसके किनारे भी सर्विस लेन बनी हुई। सर्विस लेन का चौड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिए गाजियाबाद का जो वसुंधरा है, वैशाली है, इंदिरापुरम है, इन इलाकों में सर्विस लेन में लोग चल नहीं पाते हैं, इतनी भीड़ क्राउड है। उस लिहाज से देखा जाए तो वेस्ट ग्रेटर नोएडा, जिसे आम बोलचाल में लोग नोएडा एक्सटेंशन कहते हैं, ग्रेटर नोएडा कहते हैं, इस तरह से गुड़गांव का इलाका है, वहाँ पर सर्विस लेन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और उस वजह से खूबसूरत जगह दिखती है। तो अथॉरिटी को, तो लैंड बैंक जिसके पास होगा
वही इलाका बढ़िया विकसित होगा, वही शहर अच्छा बसेगा। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जिस तरह से किसानों के आंदोलन के डर से पिछली सरकार ने जो सरकार जा रही है उसने क्या किया कि लैंड एक्ट में बदलाव लाया और अब किसानों से लैंड एक्विजिशन बड़ा कठिन हो गया है, बिल्डरों को बड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। उस पर नई सरकार को सोचना होगा कि कैसे आसानी से जमीन सुलभ हो और उसके लिए रिजर्व रखा जाए, किसानों की जो मांग है वो पूरी करें। जी जी। तो इस तरह से वो चीजें होंगी। और उसके अलावा एक्ट की आपने बात की है तपन जी, संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, रेगुलेटरी एक्ट को समझना चाहूंगी, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर एक्ट क्या है और इसका कितना ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है रियलिटी सेक्टर में। बेसिकली लैंड एक्विजिशन बिल एंड रेगुलेटरी एक्ट जो पूरी डेफिनेशन है इसकी, अगर इसको समराइज करते हैं या एक नटशेल में हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही फेवरेबल चीज़ है सभी के लिए। इट्स ए ट्रांसपेरेंट बॉडी कि आप बायर्स भी और बिल्डर्स भी, उनके बीच में जो पर्दा था वो उससे हट जाता है। प्लस अथॉरिटीज़ को भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर वो लैंड एक्वायर करता है तो उसको अपने 80% ऑफ द फार्मर्स या मे बी 75% ऑफ द फार्मर्स को सेटल करना पड़ता है, उनको सेक्टर रेट के हिसाब से 4 टाइम्स कंपनसेट करना पड़ता है, जिससे कि फार्मर्स को भी एजिटेशन करने का मुद्दा, जैसे तपन जी बोल रहे हैं कि फार्मर्स का एजिटेशन करने का मुद्दा भी खत्म हो जाता है। अगर उनकी 80% लोग रजामंदी मिल जाती है प्लस उनको सेक्टर रेट के हिसाब से 4 टाइम्स उनको कंपनसेशन मिल जाता है तो उनकी बेसिक बुनियादें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट चीज है और इसका सभी डेवलपर्स को वेलकम करना चाहिए। यूपी अपार्टमेंट एक्ट जो लागू हो गया है नोएडा गाजियाबाद अपार्टमेंट एक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ा है? यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं, आई मीन ये पहले से है, ये अपार्टमेंट एक्ट जो है बहुत पहले से है, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट्स करे गए हैं जी। वो भी ट्रांसपेरेंसी है कि बिल्डर्स अपनी मनमानी को रोक सके। बहुत से डेवलपर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संजय जी कुछ जगहों पर बिल्डर्स की मनमानी देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि सुपरटेक का जो केस निकलकर सामने आया था तपन जी, इस केस को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर वायर्स इसलिए परेशान हो रहे थे क्योंकि बिल्डर्स की तरफ से कुछ फॉल्ट किया गया था। हालांकि ये चीजें अब सेटल होती हुई नजर आ रही हैं, बिल्डर्स की तरफ से भी कुछ गलतियां की जाती हैं जो बेहतर नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ डेवलपर्स की तरफ से ये गलतियां की जाती हैं। इस एक्ट के तहत आते ही बायर्स को बहुत लिबर्टी मिल जाती है, वो किसी भी बिल्डर की मनमानी को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। अगर कोई भी डेवलपर अपनी सैंक्शनिंग प्लान से ज्यादा एक्सीड करके बनाता है या अपनी डेंसिटी को ओवर एक्सीड करता है तो उसके लिए बायर्स उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट में और उसके लिए उसको पेनलाइज किया जाता है, पेनल्टी दी जाती है। आप लोगों का एक संगठन क्रेडाई है जो कहते हैं कि बिल्डरों का सशक्त संगठन है, तो ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बनाने के लिए क्रेडाई की भूमिका क्या चल रही है? आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ। क्रेडाई बेसिकली सारे डेवलपर्स का, मे बी जितने भी आपके डेली एनसीआर है, रेपुटेड बिल्डर उसके मेंबर हैं। नहीं, रेपुटेड नहीं कह सकते, सारे डेवलपर्स हैं, सभी हैं। जो भी मैं एक चीज में रखना चाहूंगा, देखिए जो आपने पूछा है कि उसको ट्रांसपेरेंट तो काफी हद तक लॉ ने बना दिया, उसमें मेरा हमेशा एक सबमिशन रहा है, देखिए ट्रांसपेरेंसी हमेशा अच्छी होती है, होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें ग्राहकों के हितों की भी रक्षा हो और डेवलपर्स को भी अननेसेसरली कोई बर्डन और दबाव ना पड़े कि ग्राहक जो है उनको ब्लैकमेल कर पाए। जहाँ तक क्रेडाई की बात है, मैं उस पर आना चाहूँगा कि उसमें क्रेडाई में हमने एक पोर्टल बनाया है और उसमें हमने ये सुविधा रखी है और हम सब ने अंडरटेकिंग दी हुई है उसमें बिल्डर्स ने कि हम उनके जो क्रेडाई के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे या इन्फॉर्मेशन उसको हम पालन करेंगे। तो उसमें एक पोर्टल हमने ये बनाया है कि जितनी कंप्लेंट्स हैं पहले आप क्रेडाई को दे दीजिए एंड वी विल ट्राई टू सेटल इट डाउन देयर। हमारे दर्शकों को उस वेबसाइट का नाम बताते हैं। वेबसाइट का नाम तो ऑफलाइन में नहीं मैं बता पाऊंगा, बट नेट पे वो अवेलेबल है। उसमें कोई ऐसा नहीं है, हाँ सर्च पर देखा जा सकता है। तो पहले हम ये चाहते हैं कि आप वहाँ आइए, अगर कोई गलती है जिसकी भी तरफ से है उसको क्रेडाई देखेगा और उसको हम सेटल करेंगे और हम लोग कर रहे हैं। मतलब आप सुनवाई क्रेडाई की ओर से होता है, क्रेडाई की ओर से इंफॉर्मेशन आती है, हम लोग उसको सेटल करते हैं और क्रेडाई उसमें मध्यस्थता करता है और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। चलिए तपन जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी आपने कुछ देर पहले नमित की चीज़ों को देखा, नमित ने एक एरिया का लिया था और बिल्डर्स की तरफ से एक फैसिलिटी जो मुझे लगता है कि एक औरत की तरफ से, एक महिला की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। महिलाओं ने कहा कि सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और अभी कनेक्टिविटी की दिक्कत है वहाँ पर, इसलिए बिल्डर्स की तरफ से 2 बसें प्रोवाइड की गई हैं ताकि आप कनेक्ट हो सकें, आपकी जो सुविधाएं हैं वो हो सके। ये बेहतर कहा जा सकता है और लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। ऐसे ही बिल्डर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जो उनका खास ख्याल रखे।
मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन का आपने किया कि उत्तर भारत में मैं हैरान हूँ। पंजाब में छोटा शहर हो तो चलिए कोई बात नहीं है कि वहाँ मुक्तसर या पानीपत हरियाणा है, वहाँ पर कि लोग इंडिपेंडेंट जमीन। दिल्ली में भी लोग, एनसीआर में भी इंडिपेंडेंट मकान का ख्वाब देखते हैं। इंडिपेंडेंट मकान में सुरक्षा इतनी दिक्कत है प्रियंका कि जितना हम कंफर्ट सुरक्षित एक अपार्टमेंट में है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, तो मेरी तो सलाह होगी कि आप बम्बई की तरह, ठाणे की तरह आप अपार्टमेंट को पसंद कीजिए। अपार्टमेंट से बढ़िया सुरक्षित कोई जगह नहीं है। न केवल सिक्योरिटी है बल्कि बिजली की भी व्यवस्था है। आपके जो अफोर्डेबल, जो आपके बजट में सूट करता है वहाँ जाइए। इंडिपेंडेंट की मानसिकता से निकलिए तो सिक्योरिटी हर हाल में होगी। जैसा हमारे रिपोर्टर ने दिखाया, नमित त्यागी ने, कि किस तरह से महिलाएं सिक्योरिटी को लेकर कॉशस हैं और खुले दिल से तारीफ कर रही थी कि सुरक्षा का इंतजाम है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं प्रियंका, उसमें ये रियल्टी कंपनियां इस बात का मैसेज दे रही हैं ग्राहकों को कि आप जब आओगे, बसोगे, तो यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। आजकल कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो सीसीटीवी का रिवाज बढ़ता जा रहा है। और जिसमें ये है फैसिलिटी, बल्कि आप फ्लैट के अंदर में बैठे बैठे आप जान सकते हैं कि अपार्टमेंट के मेन गेट पर गार्ड के पास कौन सा व्यक्ति आपसे मिलने आया है। तो पहले हम सुनते थे कि अपार्टमेंट के अंदर या फ्लैट के अंदर आ गए, बहुत तरह के इस तरह के अपराध की घटनाएं हो गई। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के फ्लैट की डिमांड आने वाले वर्षों में बढ़ेगी। तो ये एक फोकस रियल्टी कंपनियों को करना पड़ेगा कि रियल्टी कंपनियां सुरक्षा के ध्यान में रखकर फ्लैट और अपार्टमेंट बनावे। चलिए, अगर सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है तो लोगों का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा इन बिल्डर्स पर जाता है और ऐसे ही घरों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग। आपके पास आना चाहूंगी सोनी साहब, एक सवाल मेरे मन में है। अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पर देखा जाता है अभी जहां पर भी, खासतौर से अगर NH24 की बात की जाए, सारे जो फ्लैट्स हैं वो बन रहे हैं। कुछ जगहों पर पोजीशन मिल चुका है, कुछ जगहों पर पोजीशन मिलने वाला है। पोजीशन मिलने से पहले ग्राहक को बताया जाता है कि ये फ्लैट्स आपको 20 से 25 लाख में, लेकिन जैसे ही पोजीशन उसके हाथ में आता है, वो घर उसके हाथ में आता है, कुछ रेंट उससे लिया जाता है, लीज रेंट उसको नाम दिया जाता है। इसे जरा समझाने की कोशिश करें। और अक्सर यहाँ पर ग्राहक धोखा खा जाते हैं। नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी पे निर्भर करता है। अगर लीज रेंट सरकार ने लगाया है या गवर्नमेंट उस पर कर रही है तो नेचुरली बिल्डर तो अपने क्लाइंट नहीं, तो ये समझेगा, लेने वाला व्यक्ति ये समझेगा कैसे? स्पष्ट करें, ये नोएडा में लागू है, गाजियाबाद में नहीं, कहाँ लागू है? ये नोएडा एक्सटेंशन, मतलब नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जी, सिर्फ एक शहर तक ये सीमित है। ये लीज रेंट जो है ये अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है और उसी को लेकर के ये बिल्डर की जिम्मेवारी होती है। प्रियंका, इस चीज को मतलब बिल्डर अपने डिस्क्लोजर में डालता है, पहले ही डालता है। ऐसा नहीं है ऑल ऑफ ए सडन इंपोज नहीं किया जाता। सडन नहीं, लेकिन कॉस्ट की बात की जाए, हाँ, कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने जब फ्लैट बुक कराया, वो बुकिंग अमाउंट से 5 से 6 लाख, हूँ कि जो जिस समय कॉस्ट उसको समझाई जाती है, जिस समय वो लेने आता है, उस समय उसको स्पष्ट रूप से ये बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जिस समय पोजेशन लेने जा रहा है कि ये हिडन कॉस्ट कुछ नहीं होती है। और आजकल जिस तरह का बाजार चल रहा है, बिल्कुल क्लियर कट ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। और एक चीज रेंट के जरिए अथॉरिटी अपनी आमदनी बढ़ा रही है। नहीं, वो तो लीज होल्ड लैंड है तो लीज रेंट तो लिया ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो माना जा सकता है। सोनी साहब, आपसे सवाल है कि लीज रेंट की जो चीजें देखने को मिलती है कुछ जगहों पर ही देखने को मिल रही है, इससे ग्राहक पर थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी ने बजट बना रखा है कि उसे रजिस्ट्री करानी है, पोजीशन मिलने के बाद 2 से 3 लाख का अमाउंट देना है और अचानक उसे 5 लाख अमाउंट देना पड़ता है, तो अचानक नहीं देना पड़ता मैडम, मैं वही आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। अचानक नहीं है, ये पहले से ही बताया हुआ होता है। जब वो आपकी प्राइस लिस्ट में मेंशन होती है सारी चीजें, मेजर क्लॉज होती हैं। कई बार कस्टमर को शुरू में जो बताया जाता है, शायद वो पोजीशन आते आते वो मैं वही आपको बता रहा हूं। लीज रेंट पे क्या तब्दीलियां भी देखने को मिलती हैं कि अगर तब्दीली कुछ नहीं होती है, जो बताया जाता है वही लिया जाता है। और मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कस्टमर अगर प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा है तो वो पहले दिन से कैलकुलेट करके उसको चलता है और उसके पास उसका प्रोविजन रहता है फंड्स का। चलिए, अगर लीज रेंट को लेकर बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो दर्शक भी नहीं समझ पाते हैं और खासतौर से जो ग्राहक हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लीज रेंट को भी समझने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि ये सारी कॉलम जो है वो आपकी चीज़ों में डिटेल लिखा होता है। इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर भी सौदा करना चाहते हैं, वहाँ आपको कहीं पर भी चूक ना खानी पड़े। आप हर जगह, चलिए आपसे भी ये बात करूंगी, बहुत से ऐसे सवाल, उन सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी बाजार में। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के साथ ही रियल्टी सेक्टर में भी काफी उम्मीदें देखी जा रही हैं। इस बारे में रियल्टी बाजार के जानकार अमित त्यागी से हमारी संवाददाता मनु लखोत्रा ने बातचीत की। रियल एस्टेट में काफ़ी लंबे समय से स्लो डाउन चलता रहा है, लेकिन नई सरकार बनी है, मोदी की सरकार। अब देखना यह है कि मोदी की सरकार क्या नई नीतियां ऐसी लाती हैं कि रियल एस्टेट में काफ़ी सुधार होगा। तो इस बारे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं अमित त्यागी जी, जो कि रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ऐसी क्या आर्थिक नीतियाँ नई सरकार लाए जिससे रियल एस्टेट में बदलाव आए। तो अमित त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि नई सरकार रियल एस्टेट में क्या कुछ नया कर सकती है? रियल एस्टेट सेक्टर के हिसाब से नई सरकार नीतियों के दम पे रियल एस्टेट सेक्टर की मदद कर सकती है। इसमें ऐसी नीतियां बने जिससे ज़मीन का अधिग्रहण आसान हो, बिल्डरों के लिए काम करने की स्थितियां अनुकूल हों। तो अमित जी, ऐसा क्या रहा कि पिछले कई सालों से रियल एस्टेट में काफ़ी स्लो डाउन रहा? रियल एस्टेट सेक्टर साल 2010 के बाद से नरमी का शिकार हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आर्थिक संकट रहा और इसकी वजह से निवेश करने वाले मतलब हाई एंड प्रोजेक्ट की सेल पे असर पड़ा। जो मिड इनकम सेगमेंट है उसकी परचेजिंग पावर कम हुई। एक्चुअली बहुत लंबे समय तक महंगाई की दर ऊंची बनी रहने की वजह से लोगों के पास पैसे कम बचे और उन्होंने निवेश कम किया। अब जैसे कि मोदी सरकार आ रही है, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? मोदी जी प्रो डेवलपमेंट और प्रो इंडस्ट्री माने जाते हैं। अब तक उनकी छवि ऐसी ही रही है। दूसरा, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो देश में हर साल कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। ये थे हमारे साथ अमित त्यागी जी, रियल एस्टेट बाजार के एक्सपर्ट। इन्होंने बताया कि काफ़ी संभावनाएं हैं, नई सरकार से काफ़ी संभावनाएं हैं कि काफ़ी नई उम्मीदें जागेंगी। और जहाँ तक बात रही बेरोजगारी की, तो उसके लिए भी काफ़ी नई संभावनाएं होंगी और नई सरकार से हम भी यही उम्मीद करेंगे कि नए नए रोजगार लाएं और हमारा जो युवा वर्ग है वो भी नई उम्मीदें रियल एस्टेट में खोजे। कैमरामैन दिशांत के साथ मनु लखोत्रा, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। चलिए, तो रियल सेक्टर की अगर बात की जाए, रियल सेक्टर के सभी जानकारों का ये मानना है कि नई सरकार रियल्टी सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेगी और कुछ नई नीतियां लागू करेगी जिसका इफेक्ट बाजार पर देखने को मिलेगा और इससे प्रॉपर्टी भी प्रभावित होगी। आपके पास आना चाहूंगी संजय जी, लीज रेंट को लेकर बात फंसती हुई नजर आ रही है, थोड़ा इसे क्लियर करिए दर्शकों के लिए। नहीं, जैसे कि अथॉरिटी एक बिल्डर को प्लॉट अलॉट करता है, वो उससे एक पर्टिकुलरली एक असाइंड अमाउंट होता है जो कि लीज रेंट के नाम पर लिया जाता है। वही बाइफरकेट होकर कस्टमर के ऊपर पास ऑन किया जाता है और अथॉरिटी के भी अलॉटमेंट लेटर में वो साफ मेंशन होता है कि इन केस अगर किसी भी कारणवश वो लीज रेंटल बढ़ाया जाता है तो बिल्डर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है उस चीज़ को उसमें चेंजेस कर सकता है। या जिस तरह से हम लोग लेकर चलते हैं कि जैसे कोई टैक्सेशन पार्ट है, जैसे कि सर्विस टैक्स में अमेंडमेंट्स होते हैं कि पहले वो आपका एक पोर्शन था जो कि बाद में रिवाइज होकर 3.09% कर दिया गया बेसिक कॉस्ट पर। तो ये अमेंडमेंट्स के लिए बिल्डर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मतलब जहाँ तक मेरा मानना है कि इट्स ए जस्टिफाइड थिंग और बिल्डर पहले ही अपने डिस्क्लोजर में ये सारी चीज़ें या अपनी प्राइस लिस्ट में इन सब चीज़ों को मेंशन करता है और कस्टमर्स को भी इन सब चीज़ों को देखकर ही फ्लैट बुक करना चाहिए। चलिए तपन जी, आप क्या कहना चाहेंगे लीज रेंट को लेकर? मैं तो कहूँगा कि जब बुकलेट मिलता है बिल्डर की कंपनी में और जब साइन करते हैं, ज़्यादातर तो मैंने देखा है पति पत्नी दोनों जाते हैं, तो वो 40 पन्ने का हो या 32 पेज का हो, उसे एक बार तो पढ़ना तो चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ। मुझे लगता है कि सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं, लीज रेंट से लेकर, और उसमें यदि पोजीशन में देरी होती है तो बिल्डर का कमिटमेंट होता है। बहुत सारी कंपनियां कमिटमेंट करती हैं कि हम इसका किराए की भरपाई करेंगे, उसके सारे वर्ड्स रहते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है प्रियंका कि 99% या 90% यूँ कहें कि ग्राहक पढ़ते ही नहीं अपना कागज, वो छोड़ देते हैं। वो चाहें तो कागज को बारीकी से पढ़ें, क्योंकि वो उनके लीगल एक्सपर्ट जो होते हैं रियल एस्टेट कंपनियों के, वो तैयार करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो वो तो जरूरी है कि आप पढ़ लें ताकि आप समझ लें। और दूसरी है कि जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो भरोसेमंद जो बिल्डर हैं उनके ऊपर तो भरोसा तो करना ही चाहिए, साथ साथ वो इन इलाकों का प्रोजेक्ट का मुआयना भी करते रहें कि उनके काम का प्रोग्रेस क्या है। मैं आपको बता दूं कि ग्राहकों को निश्चिंत रहना चाहिए। एचडीएफसी बैंक और तमाम बैंक इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि वो फाइनेंस ग्राहक को कर रहे हैं, बिल्डर को तो करते ही हैं, फ्लैट ऑनर को भी करते हैं। वो हर स्टेज पर कंडीशन रखते हैं कि 4 मंजिल पर दूंगा, 8वें मंजिल पर दूंगा, 12वें मंजिल पर दूंगा। तो बैंक सहसा
लिख देने पर नहीं देता है पैसा, वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट का मुआयना करवाता है, कोई शक हुआ शुबा हुआ तो स्टॉप कर देता है। तो मुझे लगता है कि बैंक की फंडिंग जो हो रही है, नहीं, बैंक की फंडिंग की आपने बात की, तपन जी एक सवाल करना चाहूंगी आपसे, ये अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें, प्राइवेट बैंक की बात करें, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्राइवेट बैंक की तरफ से मिलती है, गवर्नमेंट बैंक की तरफ से इतनी चीजें नहीं ध्यान में रखें। गवर्नमेंट बैंक में अक्सर हम फंस जाते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। नहीं, देखिए डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी है, यदि आमदनी नहीं होगी, हमारा एड्रेस प्रूफ नहीं होगा और गारंटर नहीं होगा, तो सरकारी बैंक भी, प्राइवेट बैंक के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं, दोनों के नियम एक ही हैं, दोनों में जांच पड़ताल का तरीका एक ही है। फर्क यह है कि प्राइवेट बैंक के जो प्रतिनिधि हैं वो घरों पर इतनी दौड़-धूप करते हैं कि निवेशकों को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बिल्डर तो प्रोवाइड करते हैं कि आप सरकारी बैंक ले लो या प्राइवेट बैंक ले लो, वो तो पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपको जहां भी सुविधा है लीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें किसी को भी कागज में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने पाया है कि कुछ लोग गारंटर नहीं मिलते हैं, अपने दोस्त या रिश्तेदार नहीं तैयार होते हैं, तो जाली और नकली गारंटर ले आते हैं। हर जगह ये खतरा है, सुन लीजिए, चाहे बिल्डर्स की तरफ से यदि हो, ग्राहक नकली की तरफ से हो, पारदर्शिता होनी चाहिए। नकली गारंटर होगा तो सीबीआई उनको अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं, हम कभी बताएंगे इसके बारे में, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि चाहे बिल्डर्स हो, वो भी पारदर्शिता, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें पारदर्शिता नजर आनी चाहिए, और जो ग्राहक है, जो बिल्डर्स के फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, इन फ्लैट्स में घर बनाना चाहते हैं, उन्हें भी सारी चीजों की जानकारी लेनी चाहिए। जितेंद्र साहब, आपके पास आना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले तपन जी ने कहा कि जब भी बुकलेट पर आप साइन करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट पहले ध्यान से पढ़िए, हर सेक्शन को जानिए, हर सेक्शन को समझने की कोशिश करिए, और इसमें बिल्डर्स की तरफ से जो लोग वहां पर प्रोवाइड होते हैं उनका सहयोग होना चाहिए, ताकि अगर कहीं चीज पर दुविधा आती है तो उसकी जानकारी वो ले सके। बिल्डर के लोग रहते हैं और हमेशा एक्सप्लेन भी करते हैं, जो भी क्लैरिफिकेशन होती है वहाँ कस्टमर ले भी सकता है, ऐसा कोई किसी चीज़ पे कोई डाउट नहीं रहता कभी भी, और डिटेल बताई भी जाती है। ऐसे नहीं कि बिल्डर अपनी मर्जी से कोई भी क्लॉज लिख देता है, 30-32 पेज बनाता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एक एक चीज़ लीगली चेक करके सब चीज़ बनाई जाती है। ऐसा नहीं, कस्टमर को पूछना भी चाहिए, और लोग बैठे भी हैं उसको बताने के लिए। इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन कभी रहता नहीं है। लेकिन लोगों को क्या होता है कि लोगों को मेन फैक्टर ये है कि आमतौर पर लोग एक प्राइस को देखते हैं लेने के टाइम पे, या फिर लोकेशन को देखते हैं। रियल एस्टेट में यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लोकेशन एंड प्राइस। जिस तरह शादी ब्याह में, बेटा बेटी की शादी में लोग गुपचुप बातचीत करते हैं, रिश्तेदारों से इंक्वायरी करने में परहेज करते हैं, क्यों बताएं, ये मेरा जो होने वाला जो रिश्तेदार है उसकी जानकारी दें। मुझे लगता है कि फ्लैट की खरीदारी में भी एक दो समझदार रिश्तेदारों से, मित्रों से भी डिस्कशन हो तो फायदा होता है, नुकसान नहीं है। वो केवल उसका निगेटिव थॉट नहीं हो। ऐसे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे निकल आते हैं, मित्र निकल आते हैं जो प्रॉपर्टी की चीज़ों को समझते हैं, उन्हें पता रहता है कि बिल्डर का रेपुटेशन क्या है, उनको इलाके के बारे में जानकारी होती है, तो डिस्कशन कोई बुरा नहीं है। नहीं, अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी, एज ए बिल्डर एग्जीक्यूटिव की तरफ से आपसे समझना चाहूंगी, यानी कि बिल्डर्स की तरफ से सहयोग किया जाता है, आपके प्रॉपर जो लोग होते हैं वो मौजूद होते हैं, और बिल्डर्स कहाँ पर चाहता है कि सरकार उसके साथ सहयोग करे, जो ग्राहक है वो उसके साथ सहयोग करे, ताकि दोनों ही कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि ट्रांसपेरेंसी अच्छी चीज़ है, और दोनों के लिए बैलेंस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि बिल्डर के ऊपर भी दबाव ना पड़े और ग्राहक को भी जो चीज़, जिसका पैसा लिया जा रहा है वो डिलीवर हो। और हम उसी चीज़ में बिलीव करते हैं, और हम लोग भी व्यापारी हैं बेसिकली। इस चीज़ को मतलब सभी लोग समझते हैं और हमें समझना भी चाहिए। और व्यापारी का तो धर्म यही है कि जो ग्राहक आया उसको उसकी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार अपना प्रोडक्ट बेचे, और इसी भावना को लेकर के हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपने कहा, हमें समझाने में कोई गुरेज नहीं है, अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को भी हम समझाते हैं, उससे जुड़ी शर्तों को भी समझाते हैं, और उसी के हिसाब से आगे हम चलते भी हैं। उन शर्तों का इम्प्लीमेंटेशन हम भी करते हैं, और हम चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ग्राहकों की तरफ से भी उसी स्पिरिट में उन शर्तों का समर्थन और इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। संजय साहब, आपके पास आना चाहूंगी। फॉरेन इक्विटी की अगर बात की जाए तो आखिर ये क्या है, किस तरह से रियलिटी सेक्टर और इसे हम जोड़कर देख सकते हैं, कहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है? बेसिकली अगर हम FDI की बात करते हैं तो फॉरेन निवेश की बात करते हैं इसमें, कि हम भी चाहते हैं कि बाहर की कंपनीज, बाहर के जितने भी ग्रोइंग सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए गवर्नमेंट पार्ट से, कि हाँ उनकी फंडिंग बिल्डर्स को या मे बी और अदर इंडस्ट्रीज़ को कैसे सुचारू रूप से
लाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो कि आपको पे करना पड़ता है, वो काफ़ी सस्ती दर पे आपको उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि ऑब्वियसली आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होती है, आपके बहुत से हेडर्स कम हो जाते हैं, और प्लस आप डिलीवरी टाइम पर कर पाते हो, पोजीशन टाइम पर दे पाते हो, और ऑब्वियसली फ्लैट की कॉस्टिंग पर भी फर्क पड़ता है। आपके पास आना चाहूँगे अश्विनी जी, सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर बार बार बिल्डर्स कहते हैं कि अगर सरकार की तरफ से सिंगल विंडो सिस्टम लागू होता है तो बहुत सी चीज़ें फेवरेबल हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आखिर इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है बिल्डर्स को, चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी क्लियर होती हैं आप लोगों के लिए? देखिए प्रियंका जी, मैं इस चीज़ में एक चीज़ रखना चाहूँगा कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है अभी बहुत वृहद रूप में ये भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोग एफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं कि एक तो एक्विजिशन ऑफ लैंड जो हो वो बहुत फास्टर हो और हैसल फ्री हो, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो हमारे पास हो वो बहुत अच्छी और फास्ट हो, जैसा कि मैंने कहा कि भाई इंडस्ट्री स्टेटस मिल जाएगा तो हमें वो आसानी होगी। तीसरा जो है अप्रूवल्स हमें जो हैं वो तेज़ी से मिलने चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिलीवरी का टाइम, पोजेशन का टाइम जिसे लेके अभी बातचीत हो रही थी, हम दे चुके होते हैं, उसमें हमारा रिवर्सल का कोई चांस नहीं होता है। तो अगर हमें अप्रूवल्स में ही देर लग जाएगी तो बनाना तो हम आरंभ ही नहीं कर सकते, पोजेशन की बात तो उसके बाद में आती है, मंजूरी में ही साल भर का और समय। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो किसी भी प्रोजेक्ट के आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। होता क्या है कि अथॉरिटीज नॉर्मली प्रॉपर्टीज तो बेच देती हैं लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं होता है, तो आप प्रोजेक्ट शुरू कैसे करेंगे? तो इन सब चीजों को लेते हुए अगर हम चलें, और अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, तो इन सब चीजों को देख करके आप स्वयं महसूस करेंगी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस बहुत जरूरी है, ताकि हमें एक जगह बैठ करके हमें ये पता लगे कि जो हम भूखंड लेने जा रहे हैं या जो प्लॉट लेने जा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, कल को उसमें कोई किसानों की तरफ से, कोई अथॉरिटी की तरफ से कोई कानूनी विवाद नहीं आएगा। इसमें एक बात और भी है, जैसे रेगुलेटरी एक्ट है आपका, आपने एक लैंड बाय कर लिया, उसके बाद आप उसकी रजिस्ट्री कराते हो और उसके बाद आप अपने मैप सबमिशन करते हो, वो जो टेन्योर है, वो जो टाइम पीरियड है, वो 8 से 10 महीने का पीरियड पहुंच जाता है, बहुत कीमती समय निकल जाता है। नहीं, तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट पड़ी रह गई उसमें, 8-10 महीने के लिए ब्लॉक रह गई, जो कि अगर आपको आपके क्लियरेंसेस टाइम से मिल जाते तो आप उसको जल्दी से लिक्विड करना स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटरी है उसमें भी ये चीज का प्रोविजन है, हम लोगों के ऊपर तो बंदिशें लगाई गई हैं, लेकिन अथॉरिटीज जहां से अप्रूवल आने हैं और जो हमारे हाथ में नहीं है उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। अब उसमें होता ये है कि जो ग्राहक है वो भी हेल्पलेस हो जाता है और हम लोग भी हेल्पलेस हो जाते हैं। अब जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, उससे बहुत सी चीजें हैं जो प्रभावित हुई थी। हाँ, आपके पास आना चाहूंगी सोनी साहब, अगर हम बात करें खासतौर से ग्राहकों की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आज क्या सलाह? प्रॉपर्टी, पहले तो प्रॉपर्टी की सारी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कि उसने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे इन टाइम डिलीवर किए नहीं। आज भी कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो डिलीवर करते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के उस लिहाज से आपको लोकेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए। और ये टाइम जो है, मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। आने वाले टाइम में डेफिनेटली अब करेक्शन होगी और डेफिनेटली बेटर होगा। चलिए, आपने कहा कि आने वाली चीज़ें में और ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी और बेटर होंगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में तो ये वक्त आपके लिए सुनहरा है और सुनहरे वक्त को गंवाना नहीं चाहिए, ये कहा भी जाता है। तपन जी, आपके पास आना चाहूँगी। NH24 का जायज़ा लिया हमने, समझा कि वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हैं जो बेहतर है। ख़ास तौर से अभी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो कम कॉस्ट के हैं और आने वाले दिनों में कम कॉस्ट पर अगर आप चीज़ें लेते हैं तो और ज़्यादा वो डेवलप होंगी, वहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। हाँ, ये NH24 वास्तव में कंपेयर टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा थोड़ा सस्ता है। हमें क्रॉसिंग रिपब्लिक में अभी भी भाव तकरीबन मुझे 28-3000 से लेकर 3800 के रेंज में दिखा, जो बहुत ही एफोर्डेबल है। और थोड़ा आगे चले जाएं तो थोड़ा सा इससे महंगा पड़ रहा है वेस्ट, ये जो नोएडा है, वेस्ट ग्रेटर नोएडा जिसे हम नोएडा एक्सटेंशन कहते हैं, वो भी एफोर्डेबल कहा जा सकता है। तो इससे थोड़ा कम पड़ेगा। वेब सिटी जो आगे बसा है NH24 में, वो 3000 के आसपास होगा या शायद इससे भी। के लिहाज से तो लिहाज से ठीक। एक सोनी जी की बात से मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूँ
कि यह खरीदने का सुंदर अवसर है, सुनहरा अवसर है। अभी स्लोडाउन के कारण जो मार्केट में ऑफर है ये बहुत बढ़िया ऑफर है। सचमुच में जब स्लोडाउन होता है तो लोग शेयर में खरीदने में भी सो जाते हैं और मकान खरीदने में भी सो जाते हैं। जब चढ़ता है तो ग्राहकों की लाइन लग जाती आप है। इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं और आने वाले दिनों में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। NH24 का हमने जायजा लिया था, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई कि कहां कहां आपको ऑप्शन है जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको कम प्राइस में अच्छा आशियाना मिल सकता है। तमाम मसलों पर हमने चर्चा भी की। बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, साथ ही साथ संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार में बस इतना ही। जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।